नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर, जो सैन्य और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं, देश से जुड़ी उन महत्वपूर्ण घटनाओं और उन मुद्दों पर प्रतिदिन हार्ट भारत पर आकर के प्रकाश डालते हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात हो सकती है और हमारे सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। अर्थात 140 करोड़ के आवाम का सरोकार सीधे सीधे उससे है। इसलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करेंगे जो सुन करके आपको लगेगा कि भारतीय सेना किस कदर अपने आप को मॉडर्न और ज्यादा लीथल अर्थात घातक बना रही है। अर्थात कोई भी अगर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूं, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, जिसमें एयरफोर्स और नेवी की बात नहीं। इंडियन आर्मी अपने आप को इतना मजबूत करने जा रही है कि वो ग्राउंड अटैक के साथ साथ एयर अटैक में भी बहुत ज्यादा सक्षम होने जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अमेरिका से अपाचे अपाचे नाम आपने सुना होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर जो पिछले 10-15 सालों से तो चर्चा में आता ही रहा, वो हेलीकॉप्टर पहली खेप उसकी हमें मिल गई है। और इस खेप के मिल जाने के बाद हम किस तरीके से आक्रामक कार्रवाई कर सकेंगे जब हम जमीनी युद्ध पर होते हैं, वो कर्नल सर हमको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग एएच, और इसका नाम है बोइंग AH-64 अपाचे। इसमें 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन हैं, 4 ब्लेड वाला ये हेलीकॉप्टर है। 1975 में इसकी पहली उड़ान हुई थी, 30 सितंबर 1975 को। और उसके बाद दुनिया के कई मॉडर्न जो आर्मी है वो इसको इस्तेमाल करती है। अब ये भारत को भी मिला है। भारत और अमेरिका के संबंध, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जब भी इंटरनेशनल मैटर्स पर बात करता हूं कि चाहे जितने भी वो स्ट्रेसफुल हों, लेकिन हमारा वो रणनीतिक सहयोगी है। ये और बात है कि ट्रंप इस समय इस सहयोग को या इस मित्रता को बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में ला करके छोड़ दिए हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। बहरहाल हमारे आर्मी को ये हेलीकॉप्टर मिल गया, इसके क्या फायदे हैं, किस तरह से ये आक्रामक होगा। और हमने एक वीडियो बनाया था एआई टास्क फोर्स पर। एआई हथियार भी हमने बना लिए हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन अर्थात आप कह सकते हैं कॉम्बो क्या कुछ करेगा अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर बहुत जल्दी करना पड़ा तो, और 2-2 मोर्चों पर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। आज हम उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कल बातचीत की थी। पहले अपाचे का जिक्र कर लें, और जैसा आपने सही कहा, अमेरिकन संबंध में मैंने एक शब्द यूज किया था, ब्लू हॉट एंड ब्लू कोल्ड चल रहे हैं। कभी तो वो टैरिफ की धमकी दिखाते हैं, कभी अपना वो इन्फ्लुएंस दिखाने की शुरू करते हैं कोशिश कि सीज फायर करा दिया। अब उन्होंने लेटेस्ट कहा था कि जो 5 एयरक्राफ्ट गिर गए ऐसा हमें पता चला, तो मैंने थोड़ा सा पता लगाकर 5 की गिनती की। वो 5 में एक तो उनका अवाकी था, अमेरिकन ओरिजिन का है, हैंगर में गिरा, खड़ा खड़ा वो मारा गया। उसके साथ 3 F-16 भी उसी हैंकर में थे जिसके में ये अवाक था, और उसके साथ उनके पायलट्स भी थे और टेक्निकल स्टाफ भी था। वो सब उस हैंगर में मारे गए। 4 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। एक चाइनीज J-10 की खबर आई थी, सरगोजा के खिलाफ हमारे राफेल से मारा गया था। तो ये 5 का टोटल तो पूरा हो जाता है। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो 5 किस देश की है। इस बात को मैं यहीं पर बंद करूंगा, क्योंकि उससे कुछ निकल नहीं रहा। वो दूसरे तीसरे दिन एक बयान दे देते हैं और हमारे देश के कुछ लोग उछलना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि इस पर 16 घंटे पर चर्चा पार्लियामेंट में होनी है, 21 घंटे सर, 21 21 घंटे जी। घंटे 21 घंटे चर्चा होनी है, तो वो चर्चा हो जाने देते हैं, उसके बाद देखेंगे। हालांकि मुझे ये एक्सरसाइज बिल्कुल बेकार लगती है। आज तक हमने नहीं पूछा यूक्रेन के कितने एयरक्राफ्ट मरे या
अज़रबैजान के या रशिया के या किसी इज़राइल के या ईरान के, ये इस तरह का एक बेहुदा सा सवाल। जब जंग होती है, नुकसान होते हैं, अंत में विजयश्री किसको प्राप्त होती है? मेरे ख्याल में वही ज़्यादा महत्व रखता है। एनीवे, नाउ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, पार्लियामेंट में मान लिया गया, तो अब इनको डिस्कस कर ही लेने देते हैं। फौजी नज़र से मेरे सामने इन 5 क्राफ्ट्स की गिनती बड़ी साफ और सुथरी और सीधी है। अपाचे की बात करते हुए, अपाचे एयरक्राफ्ट का हमारा बड़े पुराने टाइम से डील चल रहा था और 3 वर्ष हुए कि ये डील फाइनल हो गया और हम ये युद्ध भी लड़ चुके, पर ये अपाचे की सप्लाई नहीं आ रही थी। अपाचे का प्रयोग कई आर्मीज कर रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूएसए खुद, जिन्होंने 600 अपाचे अपनी फ्लीट में रखे हैं। उसके बाद यूके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इजराइल के पास अपाचे हैं, साउथ कोरिया के पास अपाचे हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया के पास अपाचे हैं। ग्रीस को ये अपाचे सप्लाई हुए हमारे ऑर्डर के बाद। और जब इतने कंट्रीज को ये अपाचे चले गए, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारे पास ये सप्लाई की डिले क्यों हो रही थी। पर ये अब ब्लो कोल्ड शायद आ गया और 3 हेलीकॉप्टर उन्होंने कल डिलीवर भी कर दिए हैं। 3 और कहते हैं 1 महीने में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और ये इसके साथ ही अगर देखा जाए तो टीआरएफ को स्वयं बैन किया। संगठन घोषित कर देना, उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अमेरिका का टैरिफ के बारे में अभी तक कोई भारत के विरुद्ध निश्चय नहीं होना। इसके बाद साथ ये भी देखा जाए कि हम लगातार रशियन ऑयल लेते जा रहे हैं, किसी प्रकार की सैंक्शन का डिक्लेयर नहीं होना, ये सब चीज़ें बताती हैं कि अमेरिकन उतना शायद अगेंस्ट या खराब नहीं है जितना कि इसको हवा दी जा रही है। किन कारणों से इस तरह की हवा हमारे देश में चलाई जाती है, ये सर्वविदित है। अब कुछ लोग सरकार की स्मूथ फंक्शनिंग से खुश नहीं होते, फौजी भाषा में पीपल हु आर अनहैप्पी इन हैप्पीनेस। अब मैं आता हूँ ये अपाचे के विशेष तौर पर जो एयरक्राफ्ट दिए हैं। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और मजबूत एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर, और इसको एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, एक टैंक इन द एयर भी कहते हैं इसको। इतनी क्षमता है इसकी, एक समय में 16 टारगेट एंगेज कर सकता है और 16 विभिन्न टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसमें जो एआई सिस्टम है वो आपको टारगेट्स की प्रायोरिटी बताता है। जैसे कि कुछ आर्मर्ड ट्रुप कैरियर्स और आर्मर्ड टैंक फाइटर वो चल रहे हों, तो ये आपको बताता है कौन सा महत्वपूर्ण है, जिसको पहले टेक ऑन कर लेना चाहिए। और फायर एंड फॉरगेट की इसकी टेक्निक है। एक बार वो लॉक इन कर लिया टारगेट और फायर का बटन दबा दिया, तो फिर ये उस टारगेट को तबाह कर ही मानता है। तो ये बड़ी बड़ी इसकी खूबियां हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है, ये ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट में चलता है। जहाँ भी ग्राउंड फोर्सेस का एडवांस हो रहा है, उनके विरुद्ध जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, या टैंक्स के विरुद्ध टैंक्स आते हैं, या उनकी पैदल सेना आती है, ये ग्राउंड फोर्सेस को बड़ा इंटीमेट क्लोज सपोर्ट देने वाला हेलीकॉप्टर है। और इसको जिस तरह पंजाब बॉर्डर पर ये तीनों को अब डिप्लॉय करने का फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी भारी चीज है और ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है। सर एक दो सवाल इस पर जुड़ते हैं। आपने बताया कि जैसे पंजाब बॉर्डर या राजस्थान बॉर्डर या ये मैदानी इलाकों का जो सीमाई इलाका है,
अगर हम इसको पहाड़ी क्षेत्रों में एलओसी और एलएसी पर भी इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही लिथल होगा, उतना ही आक्रामक होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। पर जैसा कि एयर टू एयर बैटल है, हम्म। ये उसके लिए डिजाइन नहीं है। कर सकता है, हम्म। एयर टू एयर भी कर सकता है अपनी सुरक्षा या अपने विरुद्ध कुछ आने से, पर इसका ज्यादा यूटिलिटी ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट पर है। वो ग्राउंड सपोर्ट पंजाब के मैदान में हो या फिर लेह लद्दाख गलवान के पहाड़ों पे हो, पर जहां भी ग्राउंड सपोर्ट्स ने एडवांस करना है, जी जी जी। उसकी सहायता में ये बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। जी। वैसे इसको मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है और कई तरह के रोल्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग रिकॉनेसेंस, जी। शत्रु के ठिकानों का पता लगाना, हाँ। उनकी राडार्स का पता लगाना, राडार्स को लोकेट करना, राडार्स को रजिस्टर करना और उन पर अटैक करना, ये सब भी टास्क इस पे बड़ी बखूबी से किए जा सकते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी में भी सर ये बहुत कारगर हो सकता है। ग्राउंड पर जो भी ऑपरेशंस होंगे उसमें कारगर होगा। बिल्कुल। ग्राउंड पर जो भी ऑपरेशंस होंगे बाय एयर ये टेक ऑन कर सकता है, पर काउंटर इंसर्जेंसी में इसका प्रयोग सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि लो हाइट पर चलने की सूरत में हाँ। इसकी ग्राउंड फायर से मैं वल्नरेबिलिटी यही सवाल ज्यादा। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि चूंकि इसका जो हाइट होगी जब ये उड़ान पर होगा तो बहुत लो होगा, तो ऐसे में कोई भी मिसाइल जो है या कोई भी गन जो है इस पर फायर कर सकती है और फिर ये खतरे में आ सकता है। इसके अंदर वो राडार सिस्टम्स हैं जो इस तरह के खतरे को भांप लेंगे, और ये मेरे ख्याल उनकी फुर्ती से ज्यादा तेजी से उनको रिएक्ट कर कर तबाह कर सकता है। पर फिर भी जहां भी प्रयोग किया जाएगा, ये फिर हमारे नीतिकार थोड़ा सा सोच समझ कर इसका पूरा फायदा उठाने से प्रयोग करेंगे। सर इसको आप अगर एआई से भी हम जोड़ें तो जैसा कि आपने टास्क फोर्स की बात की थी, अब एआई हथियार भी हमारे पास आ चुके हैं। अभी तो हमारे पास ऐसी मशीन गन और राइफल है जो कि वो एक छोटे से डॉग की शक्ल का घोड़े का एक बना हुआ है, उस पर बैठाकर रोबोट पर पीठ रोबोट की पीठ पर उसको मैगजीन लोड करके राइफल को भी छोड़ा जा सकता है, जी। और असॉल्ट राइफल्स भी लगाकर छोड़ा जा सकता है, मशीन गन भी छोड़ा जा सकता है, जो अपने आप टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट की हरकत पर लॉक इन करते हैं, और एक बार लॉक इन करने के बाद टारगेट जितना मर्जी हरकत करे वो उसको शूट डाउन करते हैं। तो अभी अगर ज्यादा गिनती में इस तरह के असॉल्ट राइफल्स जो रोबोटिक असॉल्ट राइफल्स हैं विद एआई कंप्लीमेंट गिवन टू देम, तो वो ये सारी कार्रवाई जो पैदल सोल्जर दौड़कर राइफल पकड़कर और युद्ध में गोलियों का सामना करते हुए शत्रु पर असॉल्ट करते थे, उसकी जगह अब हमारी रोबोटिक राइफल्स और रोबोटिक मशीन गन्स ये काम कर सकती हैं कि पहाड़ी इलाके में पहाड़ पर चढ़कर और ऊपर बैठे शत्रु पर भी मुकाबला कर सकती हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमारे फौजियों ने सीने पर गोलियां करगिल झेलते वार में हुए करगिल वार में करगिल में, जी करगिल में, और ऊपर से ऊंची चढ़ाई पर जाकर अटैक किए। अगर ये ड्रोन हमारे पास उस समय होते, रोबोटिक राइफल्स होते, तो ये काम हम रोबोटिक राइफल्स को देते, और हमारी वीर गति पर जो योद्धा शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी जानें हम बचा सकते थे। शायद कुछ ड्रोन डिस्ट्रॉय होते, और शायद कुछ ड्रोन डिस्ट्रॉय नहीं भी होते, क्योंकि ड्रोन्स में गोली को सह लेने की क्षमता मानव शरीर से ज्यादा होती है। वो लोहे का बना है, मानव शरीर को गोली लग जाए तो उसको जख्म होता है, गिर जाता है, पर ड्रोन पर गोली लगने पर
वो गोली झेलकर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा सकता है। सर एक नहीं तो सवाल हमारे और उठता है, जी, हालांकि आपसे ये पूछना चाहिए नहीं, लेकिन आप चूंकि सैन्य मामलों के जानकार हैं, हम अपनी आर्मी आर्मी को बहुत मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स के सामने है समस्या, और ये एक आम देशवासी भी जानता है। और एयर चीफ भी कह चुके हैं, एक दो बार तो उन्होंने ऐसी बात कही जो इस सरकार को भी सोचना होगा कि हमारे लिए 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है, और अब तो मिग 21 बाइसन वो रिटायर्ड हो जाएगा इसी सितंबर से, तो वहाँ समस्या है। फेज आउट करेंगे, पर हमें जल्दी प्रयत्न कर कर इस क्वाड्रेंट की गिनती को पूरा करना है, जिसके लिए कुछ चॉइसेस हैं हमारे पास। हम्म। हमारे पास रशियन चॉइस बड़ी अच्छी है। अमेरिकन F-35 तो मेरा ख्याल अब ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे, और दूसरे अमेरिकन परचेज के साथ कुछ उनके कंडीशंस लगी रहती हैं। हम्म। आप कहाँ या इस्तेमाल करेंगे, किसके विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे, हम्म। किसके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाटो कंट्रीज के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो बीच बीच में नाटो की सदस्य लेके लोग बैठे हैं जो हमारी शत्रु की सहायता कर रहे हैं, अब ऐसी कुछ उलझने आ जाती हैं, तो हम कंडीशंस में बंधा हुआ हथियार नहीं लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर हम पेमेंट पूरा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसके प्रयोग का पूरा अधिकार हमारे पास होना चाहिए, पूरा कंट्रोल हमारे साथ होना चाहिए। इसका मतलब इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर होना उसके बाद रिपेयर्स एंड स्पेयर्स जो है, जो एम्यूनिशन है और उसके क्रिटिकल पार्ट्स की सप्लाई है, इन सब चीज़ों पर भी बहुत आवश्यकता होती है संधि करने की, और क्लियर कट होना चाहिए, ताकि मुश्किल के समय में, युद्ध के समय में हमें इन नेगोशिएशंस में न पड़ना पड़े, और कोई भी वेपन सिस्टम जो किसी कंडीशन में बंधा है या जिसकी खुली सप्लाई स्पेयर्स की, पार्ट्स की या अम्यूनिशन की ना हो, वो इतना मुफीद नहीं रहता। सबसे अच्छा है हमारा आत्मनिर्भर होना। और जैसा कि कल भी जिक्र किया था, एक फ्रेंच और इंडियन कोलैबोरेशन से हम एक 5+ लेवल का फाइटर बनाने जा रहे हैं, निर्माण जिसका मोस्टली भारत में होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी, और आत्मनिर्भर भी होंगे, और कल को हम उसको बेचने की भी अपनी मार्केट बना सकेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्रालय एक ऐसा है जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, आमदनी नहीं करते, इसलिए हमारे वेपन्स की आम एक्सपोर्ट जो है वो भी अब महत्व रखने लगी है। बड़ी अच्छी मिसालें हमने पैदा कर दी हैं। आकाश और तीर जैसे मिसाइल बनाकर ब्रह्मोस ने अपना सिक्का ऑलरेडी जमा लिया है। आकाश ने भी रॉब सिंदूर के दौरान अपनी असलियत संसार को दिखा दी है। इसी प्रकार हमारी जो ये नई राइफल बनी है, हम्म। एके शेर नाम एके दिया गया है, 203। ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट हो। यहाँ एक चीज और भी मैं साफ कर दूं जो शायद आम लोग नहीं जानते, कि हमारे वो वेपन सिस्टम जो कि एब्सोल्यूट अल्ट्रा मॉडर्न नहीं है, पर फिर भी कारगर है, इफेक्टिव हैं। 65 71 के ऑपरेशंस में बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, खास तौर पर महंगे टैंक और महंगी गन। अब जैसे बोफोर्स से ज़्यादा बढ़िया गन हमारे यहाँ अपने बनने लगी है। चंद वर्षों में ऐसा समय आ जाएगा कि हम बोफोर्स को आगे सप्लाई कर सकेंगे, पुरानी हमारी जो बोफोर्स हैं उनको रिकंडीशन करके बेच सकेंगे। उससे भी कुछ रक्षा मंत्रालय का जो खर्चा है बिल्कुल। वो निकलता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, और जिन देशों को देते हैं उनसे हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ते हैं। और कई बार हम जब उनको ये वेपन देते हैं तो वापसी में हम कई चीज़ें, मिनरल्स, रेयर अर्थ या इस तरह की कुछ मशीनरी जो उनके यहाँ बेहतर बनती है वो ले सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत जानकारी है इस पे, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो आपने जानकारी दी है कि किस तरीके से हम कोई टेक्नोलॉजी लिए हैं उसको इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि मॉडर्नाइज करके हम उसको बेच सकते हैं। और यही कर्नल सर की खासियत है कि हम मिलिटरली कितने मजबूत हो रहे हैं सैन्य दृष्टिकोण से, और उसका हमारे आर्थिक जीवन और दुनिया के संदर्भों में हमारा स्ट्रेटेजिक अर्थात रणनीतिक रूप से हम कितना प्रभावी हो रहे हैं, ये लेन देन के जरिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अपाचे हमने अमेरिका से लिया है, हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस पर होगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये हेलीकॉप्टर हमें मिल चुका है। आपको क्या लगता है सर, बिल्कुल लास्ट और वन लाइनर, कि क्या हम अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर जो लीथल है, आक्रामक कार्रवाई करेगा भारतीय सेना के लिए, वो भविष्य में बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते? हमारा प्रचंड बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है जी। और उसकी क्षमता बहुत हाई एल्टीट्यूड में जाने की है। हालांकि उसका फ्लाइंग टाइम से मेरा ख्याल अपाचे का फ्लाइंग टाइम कुछ बेहतर है, पर जो चीज़ अपने बनती है वो एक उड़ेगा, जब तक वो उतरेगा दूसरा उड़ जाएगा। तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर हम उस खामी को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली वीडियो में कर्नल सर से कोई सवाल हो तो पूछिए। हम इस मंच पर ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सोशल मीडिया या मीडिया में जिस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन कर्नल सर देश हित के लिए सैन्य मामलों पर भी बहुत ही साधारण शब्दों में बातें बताते हैं जो आपको अच्छी लग सकती हैं, और अपने देश की सेना पर आपको गर्व जो कि है, और आपका गर्व और गौरव बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसे देश के निवासी हैं, ऐसे सेना के साथ इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास अपना स्किल भी है और अपनी मजबूती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद।